नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वार्को शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। 27 जून 1976 एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139 जिसमें 256 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, टेल एविव से पेरिस के लिए रवाना होती है। यह एक नॉर्मल सी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी जो कि एक रूटीन स्टॉपओवर के बाद दोबारा उड़ान भरती है। लेकिन एथेंस से उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही 4 हथियारबंद आदमी अपनी सीटों से खड़े होते हैं और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। इनमें से 2 पैलेस्टीनियन थे जो कि द पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन से जुड़े थे और 2 जर्मन थे जो कि द रेवोल्यूशनरी जर्मन सेल्स के सदस्य थे। हाईजैकर्स प्लेन को लीबिया के बेनगाजी ले जाते हैं। लगभग 7 घंटे तक प्लेन को यही रोका जाता है और एक प्रेग्नेंट महिला यात्री को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्लेन दोबारा उड़ान भरता है और 28 जून 1976 को उगांडा के एंटेब एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और यहीं से ये मामला सिर्फ हाईजैकिंग का नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्राइसिस का बन जाता है। एंटेब पहुंचते ही हाईजैकर्स अकेले नहीं रहते, उन्हें उगांडन आर्मी का समर्थन मिल जाता है। उगांडा के प्रेसिडेंट इदी अमीन खुद एयरपोर्ट आते हैं, हॉस्टेजेस से बात करते हैं और हाईजैकर्स के लिए मीडिएटर की भूमिका निभाने लगते हैं। उगांडन सोल्जर्स एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालते हैं, हॉस्टेजर्स की निगरानी में मदद करते हैं और हाईजैकर्स को एडिशनल हथियार भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस समय पर यह साफ हो जाता है कि उगांडा सिर्फ एक होस्ट कंट्री नहीं है बल्कि हाईजैकर्स का एक्टिव सपोर्टर है। हाईजैकर्स अपनी डिमांड दुनिया के सामने रखते हैं। इजराइल में बंद 40 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, केन्या, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और वेस्ट जर्मनी में बंद 13 अन्य कैदी, इनमें से 6 जर्मन एक्सट्रीमिस्ट्स बादर मेनहोफ गैंग से जुड़े थे। हाईजैकर्स चेतावनी देते हैं कि अगर 1 जुलाई 1976 तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान लगभग 53 नॉन इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाता है। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, लेकिन 106 लोग जिनमें इजरायली नागरिक और एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर्स शामिल हैं अभी भी बंदी रहते हैं। इजराइल की सरकार एक गंभीर दुविधा में फंस जाती है। उसकी पॉलिसी है कि वह आतंकवादियों से नेगोशिएशन नहीं करती, लेकिन यहाँ 100 से ज़्यादा नागरिकों की जान खतरे में है। इजराइल एक डिसेप्शन के तौर पर बातचीत शुरू करता है। हाईजैकर्स डेडलाइन बढ़ा देते हैं। बाहर से तो ऐसा दिखाया जाता है कि इजराइल प्रिजनर्स रिलीज़ करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इजरायली लीडरशिप को ये एहसास हो जाता है कि प्रिजनर्स को छोड़ने के बाद भी हॉस्टेजेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। प्रेसिडेंट इदी अमीन भरोसे के लायक नहीं है। उगांडा हाईजैकर्स को रोकने के लिए ना तो विलिंग है और ना ही केपेबल। यही वह मोमेंट था जब इजराइल ने एक डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी अपनाई। उस समय इजराइल की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बहुत स्पष्ट थी। इजराइल का सिद्धांत था वी डू नॉट रिवॉर्ड टेररिज्म, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बातचीत नहीं करेगा। इजराइल ने डिप्लोमेसी को एक टैक्टिकल कवर की तरह इस्तेमाल किया। नेगोशिएशन से समय खरीदा गया, हाईजैकर्स को बिजी रखा गया, मिलिट्री ऑप्शन को चुपचाप तैयार किया गया। असल लक्ष्य शुरू से एक ही था, स्पेशल फोर्सेस के जरिए हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज करना और हॉस्टेजेस की जान बचाना। इजराइल के लिए एंटेब एयरपोर्ट कोई अजनबी जगह नहीं थी। असल में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन पहले एक इजरायली कंपनी ने ही किया था, उस समय जब उगांडा और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे थे। इस कारण टर्मिनल बिल्डिंग की ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स, स्ट्रक्चरल लेआउट्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इजराइल के रिकॉर्ड्स में पहले से ही मौजूद थे। पेरिस पहुंचे रिलीज्ड हॉस्टेजेस से मोसाद और आईडीएफ ने गहन पूछताछ की। एक फ्रेंच जूइश हॉस्टेज जिसे गलती से छोड़ दिया गया था, उसने टर्मिनल के अंदर हाईजैकर्स और हॉस्टेजेस की एग्जैक्ट पोजीशनिंग बता दी। इन जानकारियों को जोड़कर इजराइल को एंटेब टर्मिनल की पूरी इनसाइड तस्वीर मिल गई। अब शुरुआत होती है एक डेयरिंग ऑपरेशन की। इस रेस्क्यू मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। मिशन की प्लानिंग में प्रमुख भूमिका निभाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन योनी नेतन्याहू, सयेरत मटकल इजराइल की इलीट कमांडो यूनिट के कमांडर।
कई ऑप्शंस पर विचार होता है, लेक विक्टोरिया, केनिया रूट, पैराशूट इंसर्शन, लेकिन आखिरकार फैसला होता है कि C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट्स के जरिए डायरेक्ट लैंडिंग की जाएगी। इजराइल में एंटेब एयरपोर्ट का मॉकअप बनाया जाता है। ट्रूप्स कई दिन तक रिहर्सल्स करते हैं। मिशन की सबसे डेयरिंग स्ट्रैटेजी थी उगांडन आर्मी को यह यकीन दिलाना कि यह प्रेसिडेंट इदी आमिन का कॉन्वॉय है। इसके लिए एक मर्सिडीज बेंज कार तैयार की जाती है, साथ में लैंड रोवर्स। इजरायली स्पेशल फोर्सेस उगांडन्स के कस्टम्स एंड मिलिट्री प्रोटोकॉल्स से बखूबी वाकिफ थे। इजरायली कमांडोज उगांडन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। कुछ सोल्जर्स अपनी स्किन को डार्क पेंट में रंगते हैं। वेपन्स पर साइलेंसर्स लगाए जाते हैं। प्लान यह था कि उगांडन सेंट्रीज कॉन्वॉय को देखकर सैल्यूट करेंगे और बिना रोके जाने देंगे। 3 जुलाई 1976 की दोपहर 4 हरकुलस एयरक्राफ्ट्स इजराइल से उड़ान भरते हैं। इनमें लगभग 200 इजरायली सैनिक होते हैं, सैयरत मटकल, गोलानी ब्रिगेड और पैराट्रूपर्स। प्लेन्स रडार से बचने के लिए लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं। 4 जुलाई की आधी रात के आसपास वे एंटेब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। रनवे लाइट्स जल रही होती हैं। यह एक निर्णायक सौभाग्य साबित होता है। ब्लैक मर्सिडीज आगे बढ़ती है। उगांडन सेंट्रीज कॉन्वॉय को सैल्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ एक गंभीर समस्या सामने आती है। उगांडन गार्ड के हथियार उठाकर सैल्यूट करने के तरीके से कंफ्यूज होकर एक इजरायली कमांडो बिना साइलेंसर के फायर कर देता है। गनशॉट की आवाज़ गूंज जाती है। सरप्राइज खत्म हो जाता है। एयरपोर्ट लाइट्स बंद हो जाती हैं और उगांडन सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं। इस पल में ऑपरेशन कोलैप्स कर सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल योनी नेतन्याहू तुरंत ओरिजिनल प्लान अमेंडन कर देते हैं। व्हीकल्स छोड़ दिए जाते हैं। यह फैसला रिहर्सल्स में नहीं था, यह सिर्फ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और बैटलफील्ड जजमेंट का नतीजा था। सैयरत मटकल के कमांडोज टर्मिनल बिल्डिंग में घुसते हैं। एक हाईजैकर हॉस्टेज हॉल में ही मारा जाता है। 2 एडजॉइनिंग रूम्स में मारे जाते हैं। चौथा पिलर के पीछे छिपा होता है, उसे भी मार दिया जाता है। हॉस्टेजेस को नीचे बैठ जाने के लिए आदेश दिए गए थे, पर उनमें से एक एक्सूबरेंस में कमांडोज की तरफ बढ़ता है। क्रॉस फायर में 3 हॉस्टेजेस की मौत हो जाती है, जिनमें एक को गलती से टेररिस्ट समझ लिया जाता है। पैराट्रूपर्स एयरपोर्ट पेरीमीटर सिक्योर करते हैं। उगांडन आर्मी से फायर फाइट होती है। 11 MiG-21 और MiG-17 फाइटर जेट्स ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। कंट्रोल टावर से चली AK-47 की बर्स्ट फायर लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू को लगती है। उन्हें हरकुलस एयरक्राफ्ट में ले जाया जाता है, लेकिन वे अपने घावों के कारण शहीद हो जाते हैं। पूरा ऑपरेशन कुल 53 मिनट में पूरा होता है। एक्चुअल असॉल्ट सिर्फ 30 मिनट का था। हॉस्टेजेस को एयरक्राफ्ट्स में बैठाया जाता है। प्लेन्स नाइरोबी, केनिया में रिफ्यूल करते हैं। घायलों का इलाज किया जाता है। इसके बाद सभी हॉस्टेजेस सुरक्षित इजराइल पहुंचते हैं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम बदलकर ऑपरेशन नेतन्याहू रखा जाता है। उगांडा और कई देशों ने इसे एग्रेशन और सोवरेनिटी वायलेशन कहा। इजराइल ने इसे सेल्फ डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू बताया। हॉस्टेजेस की सेफ्टी के सामने कोई भी लीगल आर्ग्यूमेंट्स जस्टिफाइड नहीं थे। उगांडा हाईजैकर्स को रोकने में अनविलिंग और इनकेपेबल था। रेस्क्यू जस्टिफाइड था, हालांकि रडार सिस्टम और कुछ मिलिट्री एसेट्स के डिस्ट्रक्शन को एक्सेसिव माना गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था जो कि यह दिखाता है कि जब एक राज्य के लिए अपने नागरिकों की जान सर्वोपरि होती है, तो डिप्लोमेसी, डिसिसिवनेस और डिसेप्शन तीनों को एक रात में इस्तेमाल कर एक नामुमकिन दिखने वाले ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा सकता है। 53 मिनट, एक कमांडर की कुर्बानी और एक ऐसा ऑपरेशन जिसे काउंटर टेररिज्म की किताबों में आज भी लिखा जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू इजराइल की कलेक्टिव नेशनल मेमोरी में एक रियल लाइफ हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। तो यह थी आज की वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।